हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू योर चैनल एनसीईआरटी मॉड्यूल्स। मैं हूँ प्रियांशी जैन और पिछले वीडियोस में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी को, जिसमें हमने अभी तक कवर किया है हमारे चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 को। आज हम देखेंगे हमारे चैप्टर 7 को, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया की कल्चरल रूट्स के बारे में। तो देखो, हम हमारे इंडियन कल्चर को एक एंशियंट ट्री मतलब एक बहुत ही पुराने पेड़ से कंपेयर कर सकते हैं। देखो, जैसे एक पुराना पेड़ है, उसकी रूट्स और ब्रांचेस होती हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। वैसे ही हमारे इंडियन कल्चर की भी बहुत डीप रूट्स हैं, जैसे कि वेदास, उपनिषद्स, वैल्यूज एंड ओल्ड ट्रेडिशंस। इन रूट्स से एक स्ट्रॉन्ग ट्रंक बनता है और ये ट्रंक इंडिया की मेन कल्चरल आइडेंटिटी को दिखाता है। और इसी ट्रंक से बहुत सी ब्रांचेस निकलती हैं, और वो ब्रांचेस क्या हैं? वो हैं आर्ट, लिटरेचर, साइंस, रिलीजन और बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट। अब ये स्कूल्स ऑफ थॉट क्या है, हम इसे थोड़ी देर बाद समझते हैं। देखो, ये सारी ब्रांचेस हमें अलग अलग लगती हैं, पर सभी एक ही ट्रंक से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा इंडियन कल्चर अलग अलग होते हुए भी यूनाइटेड रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो हमारा 4-5 हजार साल पुराना है। तो वहां से भी हमें इंडियन कल्चर के साइंस, ट्रेडिशंस और बिलीफ्स मिलते हैं। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का कहना यह भी है कि हमारे कल्चर की कुछ रूट्स आईवीसी से जुड़ी हुई हैं। और समय के साथ इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट आए और हर स्कूल के अपने आइडियाज थे। अब ये स्कूल्स ऑफ थॉट क्या है? इसका मतलब है अलग अलग आइडियाज। देखो, जैसे हम सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, वैसे ही पुराने समय में भी लोगों के अलग अलग आइडियाज होते थे। और जिंदगी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, हर चीज के बारे में सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता था। तो वैसे ही इंडिया के जो पुराने स्कॉलर्स थे, उनके भी अपनी अलग अलग आइडियाज थे और उनकी सोच को हम स्कूल्स ऑफ थॉट कहते हैं। देखो, जितनी भी अलग अलग सोच थी, उतनी ही रिच और डाइवर्स हमारी कल्चर बनी। कुछ अर्ली स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे और हम देखेंगे कि हमारे कल्चर और आइडिया को कैसे शेप मिला। अगर हम इन स्कूल्स को अच्छे से समझ लेंगे और इनकी रूट्स को समझ लेंगे, तो हम हमारे इंडिया को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को पढ़ना। देखो, जब हम आईवीसी पढ़ रहे थे, तो हमने उसके डिक्लाइन के टाइम पे एक ट्रांजिशन पीरियड को भी देखा था, और वो आया था अराउंड 1300 से 1500 बीसी के बीच में। तो इस पीरियड में लोग वापस अर्बन लाइफ को छोड़ के विलेज लाइफ में आने लगे थे, और जो पेस्टोरल लाइफ थी और फार्मिंग थी, वो ज्यादा होने लगी थी। न्यू आइडियाज और बिलीफ स्टार्ट हुए थे और नई ट्राइब्स और कम्युनिटीज का आना स्टार्ट होने लगा था। और फिर फ्लरिश होती है हमारी वैदिक सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड था 1500 से 500 बीसीई। तो ये वही टाइम पीरियड है जिसमें वेदास कंपोज हुए हैं, सोसाइटीज ऑर्गेनाइज हुई हैं, रिचुअल्स और रिलीजन्स बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं। तो वेदास के कंपोजिशन और कंपाइलेशन के लिए हमें वैदिक सिविलाइजेशन के डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेदास क्या है। तो वेदास होती क्या है? वेदास शब्द को संस्कृत की लैंग्वेज में विद कहा जाता है, और विद का मतलब होता है विद्या या फिर नॉलेज। तो ये हमारे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है इंडिया के, और वर्ल्ड के भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट में से एक है। तो वेदास हमारे 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो ऋग्वेद क्या है? तो वेदास में ऋग्वेद ही सबसे पहला वेद है, और ऋग्वेद में प्रेयर्स की कलेक्शन है जो अग्नि, इंद्र, मित्र जैसे देवताओं के लिए ऑफर की गई हैं। तो ऋग्वेद को कंपोज किया गया था इंडो आर्यन लैंग्वेज में, जिसको हम वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं, और जो आज की संस्कृत है वो इसी वैदिक संस्कृत से डिराइव हुई है। तो ऋग्वेद को हम बुक ऑफ मंत्रास के नाम से भी जानते हैं। अब सामवेद क्या है? सामवेद को हम बुक ऑफ चैंट्स के नाम से जानते हैं, और सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्रों को सॉन्ग्स के फॉर्म में मॉडिफाई किया है, और इन मंत्रों का प्रयोग यज्ञ और रिचुअल्स के टाइम पे किया जाता था। अब यजुर्वेद क्या है?
यजुर्वेद को हम बुक ऑफ रिचुअल्स के नाम से जानते हैं और यजुर्वेद में यजु का मतलब होता है यज्ञ। तो इसमें डिफरेंट यज्ञ, उनके कर्मकांड, कर्मकांड का मतलब होता है रिचुअल्स, उनकी विधि, विधि का मतलब होता है प्रोसीजर्स, तो इनके बारे में बात की गई है। अब लास्ट वेद है हमारा अथर्ववेद, और अथर्ववेद को हम बुक ऑफ स्पेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी वेद ऑफ स्पेल्स है जिसमें हीलिंग मंत्र, स्पेल्स और सिंपल रिचुअल्स मिलते हैं, और ये हमारी डेली की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को बताती है, और ये हमारी डेली लाइफ रिचुअल्स के लिए हेल्पफुल है। इसमें हमारे ब्लैक मैजिक की भी बात की गई है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे वेदास के कंपोजिशन एंड कंपाइलेशन के बारे में। और जनरली लोगों को इन दोनों शब्द में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो वैदिक सिविलाइजेशन था इसके दो डिवीजन है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज है इसका टाइम पीरियड था हमारा 1500 BCE से 1000 BCE, और इसी टाइम पीरियड में हमारा ऋग्वेद कंपोज हुआ था। और फिर आती है हमारी लेटर वैदिक एज जिसका टाइम पीरियड था 1000 से 500 BCE, और इसी टाइम पीरियड में हमारे बाकी के 3 वेदास और उपनिषद कंपोज हुए थे। तो वेदास को पहले लिखा नहीं गया था, इनको ओरली कंपोज किया गया था, और इनको ओरली ही ट्रांसमिट किया जाता था फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इसी को हम जानते हैं वैदिक चैंटिंग के नाम से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 2008 में यूनेस्को ने इसी वैदिक चैंटिंग को रिकॉग्नाइज किया। मतलब वेदास को ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, तो इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस दिया। मतलब यूनेस्को कुछ ऐसे ट्रेडिशंस या प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज करता है जिसने कम्युनिटी ऑफ ए कल्चर के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और काफ़ी स्पेशल प्लेस भी होल्ड की है। तो वैसे ही हमारे वैदिक चैंटिंग को भी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया 2008 में। और वेदास के कंपोजिशन को लेके एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, माना जाता है कि वेदास अपौरुषेय हैं। इसका मतलब होता है कि वेदास को किसी इंसान या फिर ऋषि ने नहीं रचा है, बल्कि स्वयं देवताओं ने इसकी रचना की है। तो ऐसा माना गया है कि इसको देवताओं ने ऋषियों को सुनाया, ऋषियों ने इसको याद किया और बाद में इसको ओरली ट्रांसमिट किया फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, है ना। तो ये तो हो गया वेदास के कंपोजिशन के बारे में। अब कंपाइलेशन ये क्या है? देखो, तो कंपाइलेशन को लेके बोला गया है कि अराउंड 500 BCE वेदास को लिखा जाने लगा, और सारे वेदास को रिटन फॉर्म में कंपाइल किया गया है वेद व्यास के द्वारा। अब हम देख लेते हैं वैदिक सोसाइटी के बारे में। तो वैदिक कल्चर में ट्राइब को जन बोला जाता था, और ट्राइबल चीफ को राजन या फिर गोपति, और राजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी जन और कैटल को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने की। और ऋग्वेद में कई असेंबली का मेंशन किया गया है, जैसे कि सभा और समिति। अब जो सभा थी वो हमारे एलीट लोगों की असेंबली हुआ करती थी, और समिति जनरल पब्लिक की बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुआ करती थी जिसके लीडर राजा हुआ करते थे। और ऋग्वेद में ऐसे 30 जन्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर, चैरिट मेकिंग, पोट्री मेकिंग, वीविंग, ऐसे ही कुछ प्रोफेशंस देखने को मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे अर्ली स्कूल्स ऑफ थॉट को। तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं हमारे उपनिषद को। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू सिट डाउन नियर। अब किसके पास बैठेंगे? तो हम गुरु के पास बैठेंगे। तो गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। तो उपनिषद का लिटरल मीनिंग यही है। अब देखो, उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं, मतलब द कंक्लूजन ऑफ वेदास। तो वेदास के बहुत बाद में लिखे गए हैं हमारे उपनिषद, तो धीरे धीरे करके लोग इनको वेदांत के नाम से जानने लगे थे, लेकिन टाइम के साथ स्कॉलर्स ने फिर से इनको उपनिषद ही बोलना स्टार्ट कर दिया था। अब शिष्य हमेशा गुरु से कहता था कि मुझे सीक्रेट नॉलेज दो, मुझे हाईएस्ट नॉलेज दो। और अभी सीक्रेट नॉलेज या हाईएस्ट नॉलेज क्या है, ये आपको पूरा उपनिषद कवर करने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। और उपनिषद ने एंटायर अप्रोच चेंज किया था, ना तो सिर्फ लिटरेचर का
बट कल्चर, रिलीजन और फिलॉसफीज का भी। इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखो, पहले क्या था कि ब्राह्मण्स और क्षत्रिय ही हमारी यज्ञ और नॉलेज गिविंग एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते थे, लेकिन इसके बाद हमें डिफरेंट वर्णास देखने को मिले। और आत्मन और ब्राह्मण ऐसे दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे उपनिषद की सारी फिलॉसफीज बेस्ड है। और जो भी हमारा उपनिषद हो और जो भी उसके फिलॉसफर हों, सभी ने इन दो कॉन्सेप्ट्स पे बात ज़रूर की है। अब आत्मन क्या है? आत्मन एक ऐसी चीज़ है जो हर लिविंग बीइंग के पास है। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल आइडिया है। तो जब भी आत्मन हमारी बॉडी को छोड़ देती है तो वो मर्ज हो जाती है एक अल्टीमेट रियलिटी में। कहाँ पे? जहाँ से उसका आविष्कार हुआ था। और वो अल्टीमेट रियलिटी क्या है? वो है ब्रह्मांड। तो आत्मन और ब्रह्मांड ऐसी दो चीजें हैं जो अलग नहीं है बल्कि एक ही है। और उपनिषद में दो और मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की गई है, वो है रीबर्थ एंड कर्म। तो आपका जो पुनर्जन्म होगा वो आपके कर्मों पर ही बेस्ड होगा। अब हम योगा के बारे में देख लेते हैं। तो योगा हमारा वेदास से ही तो डेवलप हुआ है। देखो, वेदास ने हमें बताया था ध्यान, कंट्रोल, इनर प्योरिटी के बारे में। तो योगा ने इन सबको एक मेथड बना दिया। मतलब योगा एक ऐसी मेथड है जिससे हम माइंड को कंट्रोल और ट्रुथ को रियलाइज कर सकते हैं। मतलब ये हमारी एक सेल्फ रियलाइजेशन मेथड है। यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन और ट्रुथ का मतलब है रियलिटी को समझना। अब रियलिटी क्या? मैं कौन हूँ, इसका आंसर पाना, आत्मन और ब्रह्मांड को एक समझ पाना और अपने अंदर की शांति को एक्सपीरियंस करना। वैदिक टाइम के बाद योगा, कर्म, उपनिषद ये सब मिलकर हमारे लेटर हिंदू थॉट सिस्टम का आधार बन गए। इसलिए बोला गया है कि योगा और कुछ ऐसे ही सिमिलर स्कूल्स हमारे हिंदुइज्म की फाउंडेशन को तैयार करते हैं। जो हमारे दूसरे फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और वो हमें डायरेक्ट फिलॉसफीज के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारे उपनिषद्स हैं वो काफ़ी सिंपल हैं क्योंकि वो डायलॉग्स फॉर्म में है। ठीक है, तो वो गुरु और शिष्य के बीच में कॉन्वर्जेशनल या फिर डायलॉग फॉर्म में है और वो हमें कहानी के फॉर्म में समझाते हैं, ना ही डायरेक्ट फिलॉसफीज के फॉर्म में। तो कोई भी ऐसे टेक्स्ट जिसमें कहानी दी हुई हो तो वो समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही हमारे ऐसे बहुत सारे उपनिषद्स हैं जिसमें बहुत कहानी दी हुई है। जैसे एक ये है हमारा चांदो गया उपनिषद, तो इसमें नचिकेत और यम के बीच में बातें दी हुई हैं। तो ऐसे हमारे और भी उपनिषद हैं जो हमें दो मेजर कॉन्सेप्ट्स जो है आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में बताते हैं, लेकिन कहानी के फॉर्म में। अब हम कवर कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक को जो है बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म उन स्कूल्स ऑफ थॉट में से एक है जिसने वेदास की अथॉरिटी को नहीं एक्सेप्ट किया था और अपनी अलग फिलॉसफीज को दिया था। तो लगभग 2500 साल पहले एक यंग प्रिंस का जन्म हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी विलेज में जो कि नेपाल में है। तो सिद्धार्थ एक प्रोटेक्टेड पैलेस लाइफ जी रहे थे, लेकिन 29 साल की एज में जब वो पैलेस से बाहर सिटी घूमने के लिए निकले तो उन्होंने ऐसी 4 चीज़ें देखी जिससे उनका लाइफ को लेके एस्पेक्ट ही बदल गया। तो वो 4 चीज़ें क्या थी? तो उन्होंने देखा एक बूढ़े आदमी को, फिर आगे चल के देखा एक बीमार व्यक्ति को, और फिर देखा एक डेड बॉडी को, और आखिर में देखा एक सन्यासी को। और उन्होंने नोटिस किया कि एक सन्यासी सबसे ज़्यादा खुश और पीसफुल लग रहा था। तो उनको ये सब देख के लगा कि संसार में कितना दुख है, लेकिन इस दुख का एक रूट कॉज तो होना चाहिए। तो उन्होंने पैलेस लाइफ को छोड़ दिया, अपनी वाइफ और बेटे को छोड़ दिया और एक एसेटिक लाइफ की जर्नी स्टार्ट की। और उनको वो कारण जानना था कि दुख का कारण क्या है और इसका निवारण क्या हो सकता है। तो उन्होंने फिर दूसरे सन्यासियों से और स्कॉलर से मिलना स्टार्ट किया और ह्यूमन सफरिंग का सल्यूशन ढूंढने लगे। फिर उनको बोध गया जो बिहार में है
और पीपल के पेड़ के नीचे उनको एनलाइटनमेंट हुआ और उन्होंने रियलाइज किया कि अविद्या मतलब इग्नोरेंस और अटैचमेंट मतलब लगाव, यही दोनों सारे दुखों का कारण है। उन्होंने कहा कि अविद्या का मतलब है रियलिटी जो हम समझ नहीं पाते। मतलब उनके हिसाब से सब कुछ टेम्पररी है पर हम उसे परमानेंट समझ लेते हैं और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही तो हमें दुख होता है। उन्होंने कहा कि दुख का रीजन है अविद्या और अटैचमेंट और दुख से निकलने का सोल्यूशन है 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना। अब ये जो 8 फोल्ड पाथ है आपके सिलेबस में नहीं है तो आप बस इतना समझो कि एक ऐसी प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल जिससे इंसान दुख से मुक्ति पा सकता है। अब देखो, एनलाइटनमेंट के बाद सिद्धार्थ का नाम पड़ गया बुद्ध, तो जिसका मतलब होता है एनलाइटेड या अवेकेंड वन। तो बुद्धा ने अपनी टीचिंग सबको बताना स्टार्ट किया और उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग थी, वो थी अहिंसा। तो जिसका मतलब होता है नॉन हर्टिंग, किसी को भी दर्द या चोट या नुकसान ना पहुंचाना। और उन्होंने इनर डिसिप्लिन पर भी बहुत जोर दिया था। और बुद्धा ने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई, मतलब संघ बनाया जिसमें भिक्षुस तो थे लेकिन बाद में भिक्षुनीज मतलब नन्स भी शामिल हुई। तो ये लोग बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते थे और उनको स्प्रेड करते थे और उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि पूरे एशिया तक फैला हुआ था और आज भी हम इसे क्लियरली देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं जाटक टेल्स के बारे में। तो जाटक टेल्स ऐसी स्टोरीज का कलेक्शन है जिसमें गौतम बुद्ध की प्रीवियस बर्थ्स के बारे में बताया गया है और हर कहानी में उनकी काइंडनेस, विजडम, ऑनेस्टी, पेशेंस इन जैसी मॉरल वैल्यूज को एम्फेसाइज किया गया है और इन स्टोरीज में एनिमल्स और इन्हें ऑर्डिनरी लोगों के रूप में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट अर्ली स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में जो है हमारा जैनिज्म। तो जो जैन वर्ड है वो आता है जिन से और जिन का मतलब होता है कॉन्करर। इसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। देखो, ये किसी दुश्मन को जीतने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने अंदर की वीकनेस को जीतने के लिए कह रहे हैं। जैनिज्म के फाउंडर थे लॉर्ड महावीर। इनका जन्म वैशाली जो कि बिहार के पास है यहाँ हुआ था और ये भी एक रॉयल फैमिली को ही बिलोंग करते थे। इनके बचपन का नाम था वर्धमान और 30 साल की एज में महावीर भगवान ने अपने घर को छोड़ दिया था और स्पिरिचुअल नॉलेज ढूंढने के लिए तपस्या करने लगे थे। उन्होंने कम से कम 12 साल तक तपस्या की और फिर आखिर में उनको केवल ज्ञान हुआ। अब हम जैन टीचिंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था अहिंसा। अहिंसा का मतलब हमने बुद्धिज्म में भी देखा था कि इसका मतलब होता है नॉन वायलेंस, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट नहीं करना। लेकिन इसमें लिविंग बीइंग्स बस नहीं बल्कि नॉन लिविंग बीइंग्स भी, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हों या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हों तो भी उनको हर्ट नहीं करना। और अहिंसा में ये भी आता था कि किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना, ये नहीं सोचना कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, है ना। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब होता है कि ट्रुथ सिर्फ एक सिंगल एंगल से नहीं बल्कि अलग अलग एंगल से समझा जा सकता है। मतलब एक चीज के अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि एक बॉटल है, आधी भरी हुई है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये बॉटल आधी भरी है या फिर आधी खाली है ना। तो हम ट्रुथ को अलग अलग तरह से भी देख सकते हैं। फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था अपरिग्रह। इसका मतलब होता है नॉन पोजेशन, मतलब मटेरियल पोजेशंस से डिटैचमेंट, है ना। जैसे कि सिर्फ असेंशियल्स चीजें रखना, अननेसेसरी चीजों को कलेक्ट ना करना, है ना। तो ये सिंपली हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। जैनिज्म के हिसाब से सब लिविंग बीइंग्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या माइक्रोस्कोपिक लाइफ ही क्यों ना हो। तो साइंस भी आज इसी बात को कंफर्म करता है। जैन मॉन्क्स और नन्स देश भर में ट्रैवल करते थे और ये टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे और यहाँ तक कि ये रॉक कट केव्स में भी रहते थे। तो जैनिज्म हमें सिखाता क्या है? तो ये सिखाता है हमें पीस,
नॉन वायलेंस, सिंप्लिसिटी और मल्टीपल पर्सपेक्टिव से ट्रुथ को देखना, अहिंसा, इनर डिसिप्लिन या डिटैचमेंट फ्रॉम अननेसेसरी डिज़ायर्स, ये सारे हमारे कुछ ऐसे कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो जैनिज्म, बुद्धिज़्म और वेदांतिक स्कूल सभी में हमको देखने मिलेंगे। तो ये था हमारा जैनिज्म के बारे में। अब हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट जो है चार्वाक। तो चार्वाक भी एक पुराना स्कूल ऑफ थॉट था और ये हमें बताता है कि वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या छू सकते हैं, सिर्फ वही सच है। तो अगर कोई भी चीज़ प्रूव नहीं हो सकती तो इसके हिसाब से वो सच नहीं है। और जो भी इसके बिलीवर्स थे वो आत्मा, स्वर्ग या नरक या फिर रीबर्थ जैसे आइडियाज़ पे विश्वास नहीं रखते थे। उनकी थिंकिंग प्योरली लॉजिक और प्रूफ पर बेस्ड थी। तो ये एक मटेरियलिस्टिक स्कूल था, मतलब वो कहते थे कि सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड ही रियल है और मरने के बाद कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया और कुछ टाइम बाद ये अपने आप धीरे धीरे करके डिसअपियर हो गया। तो ये थे हमारे कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट। अब हम देख लेते हैं फोक एंड ट्राइबल रूट्स को। देखो, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इंडिया के काफ़ी ओरल ट्रेडिशंस रहे हैं, मतलब टीचिंग्स को, प्रैक्टिसेस को ट्रांसमिट करना थ्रू एवरीडे प्रैक्टिस, बिना लिखे, है ना। तो वैसे ही जैसे कि वेदास को पहले ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, वैसे ही फोक ट्रेडिशंस को कॉमन पीपल ट्रांसमिट करते थे और ट्राइबल ट्रेडिशंस को ट्राइब्स ट्रांसमिट करती थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्राइब क्या होती है। फैमिलीज या क्लैंस का ग्रुप जो सेम कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और वो एक क्लोज निट कम्युनिटी में रहते हैं और उनका एक चीफ होता है, तो उसे हम एक ट्राइब कहते हैं। और इंडिया में 2011 के हिसाब से 705 ट्राइब्स हैं। तो इंडिया में जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनके पास लोकल गॉड्स और ट्रेडिशंस होते थे। तो टाइम के साथ जब हिंदू सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी एक दूसरों के कांटेक्ट में आई तो उनके बिलीव्स मिक्स होने लगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जो पुरी उड़ीसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू डाइटी है, ओरिजिनली ये एक ट्राइबल गॉड थे, तो इन्हें लोकल ट्राइब्स वर्शिप करती थी। लेकिन आज हम सभी को पता है कि इनकी वर्शिप करना हिंदू ट्रेडिशन का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। और इसी तरह हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ ट्राइब्स के अपने वर्जन्स होते थे महाभारत और रामायण के भी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि फोक और ट्राइबल ट्रेडिशंस ने हिंदुइज्म को इन्फ्लुएंस किया है और हिंदू ट्रेडिशंस ने ट्राइब्स को। तो ये दोनों एक दूसरों को एनरिच करते हैं। तो इसी तरह हमने कवर किया हमारे चैप्टर 7 को और हमने हमारे एंटायर टॉपिक्स को कवर करके ये देखा कि कैसे हमारे वैदिक ट्रेडिशंस, जैनिज्म, बुद्धिज्म, फोक और ट्राइबल प्रैक्टिसेस ने मिलकर हमारे कल्चरल रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो इसी मिक्सचर को हम इंडिया की कल्चरल रिचनेस कहते हैं। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।